दोस्तों, मैं एसआई सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके संबंध में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन क्या स्ट्रेटजी रहेगी उसके विषय में, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है उसके विषय में पढ़ रखा है। अभी क्या सबसे ज़्यादा लोगों को जो मैंने देखा मूल विधि को लेकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान है कि मूल विधि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो सबसे ज़्यादा जो है मूल विधि को लेकर ही लोग चिंतित हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल विधि की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मूल विधि की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो कानून है उसके संबंध में। इसमें देखिए मूल विधि में आपको महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित और SC/ST से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है इसके संबंध में ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके संबंध में हम लोग आज बातचीत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके संबंध में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 का। तो देखिए इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट धाराएं रहेंगी वो बताएंगे और इस अधिनियम में कब संशोधन हुआ, इसके अलावा यह अधिनियम किस डेट से लागू हुआ, ये इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम। इससे आप लोग समझ रहे होंगे अनैतिक देह व्यापार से क्या है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो महिलाओं की तस्करी होती है या मतलब बच्चियों की तस्करी होती है उसकी रोकथाम के लिए, और जो वेश्यावृत्ति होती है उसकी रोकथाम के लिए एक प्रकार से कानून था। तो इसका उद्देश्य समझते हैं। तो देखो महिलाओं एवं लड़कियों की वेश्यावृत्ति एवं तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए ये कानून आता है, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले समझते हैं कि अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब का है, 1956 का। एक अधिनियम संख्या होती है वो क्या है, 104 है। अधिनियम संख्या कितनी है, 104 है। इसके आगे बात करते हैं ये लागू किस दिन से हुआ, तो ये 30 दिसंबर 1956 से लागू हुआ है आपका। इसके बाद बात करते हैं इसमें एक संशोधन हुआ है 2006 में, इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम संशोधन अधिनियम 2006। इसका आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, उद्देश्य मैंने बता दिया महिलाओं एवं लड़कियों की वेश्यावृत्ति एवं तस्करी पर रोक लगाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके आगे बात करते हैं परिभाषाएं। देखिए क्या है कि जितने अधिनियम आएंगे उसमें एक दो अधिनियम को छोड़कर बाकी सभी अधिनियमों में आपको परिभाषा होगी। तो क्या परिभाषाएं किसमें मिलेंगी आपको परिभाषा जो मिलेगी धारा 2 में सभी परिभाषाएं मिलेंगी। सिर्फ एक आध परिभाषाएं आपको अन्य धारा में मिलेंगी। जैसे आप जब पढ़ेंगे, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें क्या है घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो धारा 3 में मिलेगी। बाकी सभी परिभाषाएं किसमें मिलेंगी, धारा 2 में मिलेंगी। देखो परिभाषाओं में आपसे ये नहीं पूछेगा इसकी परिभाषा क्या होती है, सिर्फ ये पूछेगा धारा किस धारा में परिभाषा दी है। तो 2 काम है वेश्यागृह, आपको सारी समझाने की जरूरत नहीं। वेश्यागृह जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है वो ऐसी जगह को क्या कहेंगे, लोग वेश्यागृह कहेंगे, ठीक है। इसके बाद 2(4) में क्या है, वेश्यावृत्ति। 2(4) में क्या है, वेश्यावृत्ति यानी चमड़ी का व्यापार। वेश्यावृत्ति मतलब क्या, चमड़ी, 4 से चमड़ी याद रख सकते हो, चमड़ी का व्यापार। 2(6) से क्या, संरक्षण गृह। संरक्षण गृह मतलब जहाँ से वेश्याओं को हटाकर या जो ऐसी तस्करी लड़कियाँ जो ले जाई जाती हैं उनको जब हम लोग रिकवर करते हैं वहाँ से, तो रिकवर करके उनको जहाँ पे रखते हैं उसको हम संरक्षण गृह कहते हैं। तो उससे क्या है 2(6) में संरक्षण गृह की बात की गई। 2(4) में क्या, सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल से मतलब ये है कि जैसे कोई मंदिर हुआ, कोई विद्यालय हुआ या कोई ऐसा स्थान हुआ जहाँ पे सभी का लोगों का आना जाना हो, तो ऐसे सार्वजनिक स्थल कहते हैं। जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो सार्वजनिक स्थल से 200 मीटर के आसपास के एरिया को हम लोग सार्वजनिक स्थल ही मानेंगे। जैसे कोई मंदिर के 200 मीटर के आसपास एरिया को क्या मानेंगे हम लोग, सार्वजनिक स्थल मानेंगे। 2(झ) में क्या है, विशेष पुलिस अधिकारी, यानी कि इसमें क्या है अनैतिक देह व्यापार को, तस्करी को रोकने के लिए क्या होता है कि एक विशेष पुलिस अधिकारी रखा जाता है। उसको किसने परिभाषित किया गया, 2(झ) में। तो विशेष जो पुलिस अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार करता है। इसके अलावा वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, निरीक्षक से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक धारा आगे उसके बारे में बताएंगे हम। और हम धारा 3 से स्टार्ट करते हैं। धारा 3 में ये कहता है वेश्यागृह चलाने या परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड। यानी कि आप कोई वेश्यागृह चला रहे हैं या अपने मकान को वेश्यावृत्ति के लिए किराए पर उठा रहे हैं, या मान लो आप वेश्यावृत्ति के रूप में अपने मकान को प्रयुक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए दंड किसमें, धारा 3 में। आपको दंड नहीं याद करना, सिर्फ ये याद करना कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है।
दंड याद करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। दंड देना जो है वो जज का काम होता है, पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस का काम होता है कौन सी धाराएं लग रही, कौन सी धाराएं नहीं लग रही, ये इम्प्लीमेंट करना पुलिस का काम होता है। तो हम लोग बात करते हैं धारा 3 में क्या था, वेश्यागृह चलाने या परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड है इसमें धारा 3 में। धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 में ये कहता है वेश्यावृत्ति के उपार्जनों, यानी कि वेश्यावृत्ति की कमाई खाना है प्रकार से, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से जीवन निर्वाह करने के लिए दंड है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि वेश्यागृह चला रहे हैं, उसके पैसे से आप क्या कर रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 4 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धारा 5 में। तो क्या है धारा 5 में, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना या ले जाने के लिए दंड। यानी कि क्या करते हो आप, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करते हो कि आप ऐसा करो, हम आपको ये पैसे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो किसी को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना या उसे ले जाने के लिए दंड किसमें, धारा 5 में। धारा 6 में क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर नियुक्त करना, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में नियुक्त करना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है के लिए दंड। यानी आप किसी व्यक्ति को ले जाते हैं और ऐसी जगह बंद कर देते हैं जहाँ पर क्या होती है, वेश्यावृत्ति होती है, उसके लिए दंड किसमें है, धारा 6 में है, ठीक है। धारा 7 की बात करते हैं। धारा 7 ये कहता है सार्वजनिक स्थल या उसके आसपास वेश्यावृत्ति के लिए दंड है। मैंने कहा सार्वजनिक स्थल क्या है, जैसे कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कोई स्कूल हो गया, ठीक है, कोई चर्च हो गया, या कोई ऐसा स्थल जहाँ पे आम जनमानस को आम लोगों का आना जाना हो, जैसे कोई पार्क हो गया, उसके आसपास और इसके 200 मीटर के आसपास अगर आप वेश्यावृत्ति करते हैं तो उसके लिए दंड किसमें है, धारा 7 में। और सार्वजनिक स्थलों किसमें परिभाषित किया गया है, धारा 2 में। इसके बाद बात करते हैं धारा 8 में। धारा 8 ये कहती है वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना, यानी किसी को वेश्यावृत्ति के लिए मनाना कि आप चलो वेश्यावृत्ति प्रयोजन के, ठीक है। तो वेश्यावृत्ति प्रयोजन के लिए याचना करना किसमें, 8 में है। जबकि आप ये देखेंगे 5 में क्या है कि उत्प्रेरित करना, यानी किसी को एक प्रकार से वेश्यावृत्ति भड़काना, भड़काना किसमें, 5 में है। और याचना करना यानी कि उससे रिक्वेस्ट करना किसमें, 8 में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धारा 13। धारा 13 में क्या है, 13 में 3 से याद रखना है ट्रिपल स्टार, यानी ट्रिपल स्टार कौन होगा, निरीक्षक होगा। निरीक्षक कौन होगा, विशेष पुलिस अधिकारी होगा, वो किसमें होगा, धारा 13 में। तो धारा 13 क्या कहता है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति और सलाहकार निकाय की बात करता है। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। इसकी विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। इसके बाद जो विशेष पुलिस अधिकारी हो वो इंस्पेक्टर रैंक में होता है। निरीक्षक पंक्ति से क्या होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, निम्न नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम क्या होना चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए, या उससे ऊपर का कोई अधिकारी ही यहाँ पे विशेष पुलिस अधिकारी बनेगा। यानी कि क्या विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस लिए की जाती है, अनैतिक देह व्यापार की रोकथाम के लिए की जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक इसमें धारा 18 भी है, वो इसमें नहीं नोट है, ठीक। धारा 18 में आपको बता दूं, धारा 18 ये कहता है जो वेश्यागृह चल रहे हो उसको बंद करना। आप थोड़ा ध्यान सुनिए, वेश्यागृह जो चल रहे हो उनको बंद करना और वहां से लोगों को हटाना, ठीक है। ये क्या है, धारा 18 कहती है। धारा 20 आ जाता है लोग। धारा 20 में क्या, वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना। इसमें क्या है, 18 में क्या है, वेश्यागृह बंद करना और लोगों को हटाया जाना। 20 में ये किसी वेश्या को हटाना, ये कौन हटाएगा, डीएम हटाएगा कि आप यहाँ से जो है आदेश पारित करेंगे तो आप यहाँ से हट जाइए, ठीक है। ये 20 में। 22 का है हमारे के साथ नियम करने धारा है विशेष न्यायालय की स्थापना। विशेष न्यायालय की स्थापना किस लिए किया जाएगा, इस कानून से रिलेटेड मामलों को सुनने के लिए विशेष न्यायालय का क्या की जाएगी, स्थापना किया जाएगा, ठीक है। किससे, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए क्या किया जाएगा, विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इसमें धारा 22 का तहत, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 हो गया, जिसका एक्ट नंबर 104 है। अधिनियम लागू कब से हुआ, 3 दिसंबर 1956 से। इसके बाद इसमें संशोधन कब हुआ, 2006 में। इसकी धारा जब पढ़ोगे तो 2 का में वेश्यागृह है, 2 में वेश्यावृत्ति है, 2 छाता में संरक्षण गृह है, ठीक है। 2 में सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान। 2 में क्या, विशेष पुलिस अधिकारी है। इसके बाद बात करते हैं धारा 3 में क्या है, वेश्यागृह चलाना, परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड।
धारा 4 में क्या है, वैश्य व्यक्ति के उपार्जन पर जीवन निर्वाह करना, यानी कि वैश्य व्यक्ति के पैसों से जीवन अपना चलाना है। किसमें? धारा 4 में। धारा 5 में ये कहता है कि वैश्य वृत्ति के लिए किसी को उत्प्रेरित करना, यानी कि किसी को भड़काना वैश्य वृत्ति करने के लिए। ठीक है। धारा 6 ये कहता है कि किसी को वेश्यागृह में निरुद्ध करना, यानी बंद करना। धारा 7 में ये कहता है सार्वजनिक स्थल या उसके आसपास वैश्य वृत्ति करने के लिए दंड। ठीक। धारा 8 जो हमारी कहती है कि याचना, वैश्य वृत्ति के लिए क्या करना? याचना करना। फिर इसके बाद धारा 13 कहती है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। कौन होगा विशेष पुलिस अधिकारी? इंस्पेक्टर पद से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद धारा 18 में बताई थी वेश्यागृह का बंद किया जाना और वहां से जो है लोगों को हटाया जाना। फिर हम धारा 20 की बात करते हैं, वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना। कौन हटाएगा? डीएम हटाएगा। ठीक है। धारा 22 का विशेष न्यायालय की स्थापना। तो ये हमारा एक हो गया अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। ओके। इसके बाद हम इसमें अगले की बात करते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे अनैतिक व्यापार अधिनियम के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एक्ट नंबर जो आपका है वो 28 है। दहेज प्रतिषेध को मतलब समझी गए होगा आपका, इसका उद्देश्य क्या होगा? यानी कि दहेज की लेन देन पर रोक लगाना। अब इसकी बात करते हैं लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 1961 को ये क्या हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या हुआ? लागू हुआ कब? 1 जुलाई 1961 को। अभी हम लोगों ने बताया था कि जो परिभाषाएं होगी अधिकतर अधिनियम में आप देखेंगे परिभाषाएं जो है वो धारा 2 में मिलेंगी आपको। इसमें भी धारा 2 में क्या है? दहेज की परिभाषा बताई गई है। दहेज की परिभाषा में देखिए क्या क्या नहीं आता ये आपसे पूछ सकता है। पहला क्या है? मेहर। जो मुस्लिम में क्या होता है? एक मेहर होता है शादी के टाइम पे, जो है एक प्रकार से जो है लड़का वाला लड़की को मेहर देता है कि अगर हम तुम्हें तलाक देंगे तो इतने रुपये मेहर के रूप में हम आपको देंगे। वो मेहर होता है एक प्रकार से। तो मेहर एवं बिना किसी मांग के दी गई भेंट दहेज में शामिल नहीं होगी। यानी कि अगर कोई गिफ्ट आप प्रोवाइड करते हैं लड़की को या लड़का को तो वो क्या है? दहेज में शामिल नहीं होगा। ये धारा क्या होगी आपकी? 2। धारा 3 की बात करते हैं, दहेज लेने या देने के लिए दंड। ये देखिए दोनों पक्षों के लिए रहता है, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो। यानी कि अगर लड़की वाले भी दहेज की मांग करते हैं उसके लिए भी दंड है इसमें, अगर लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं तो उसके लिए भी दंड है। यानी दहेज लेने या देने के लिए दंड किसमें है? धारा 3 में है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 4, दहेज मांगने के लिए सस्ती। यानी कि जैसे डिमांड करते हैं लोग ना, सस्ती मतलब दंड। तो जो मांग करते हैं जैसे दहेज की उसके लिए दंड किसमें? धारा 4 में। दहेज की मांग करने के लिए क्या दंड किसमें? धारा 4 में। धारा 4 का में क्या होता है? विज्ञापन पर पाबंदी। जैसे कि आज के टाइम पे तो फोन का जमाना है तो लोग मतलब एक प्रकार से सब जानकारी मिल जाती है कि हाँ फलाने लड़का दरोगा बन गया, चलो भाई शादी करते थे। ठीक है। पहले क्या होता था कि जैसे जानकारी नहीं थी तो लोग इश्तिहार भी करवाते थे बाकायदा कि हमारा फला लड़का ये एक शादी करेंगे ऐसा कुछ एक प्रकार से। तो उसका पाबंदी किसमें? 4 काम है। आप समझ सकते हो 1961 का नियम है, उसमें मोबाइल नहीं था तो लोग अखबार के माध्यम से इश्तिहार जारी करते थे। उस पर पाबंदी किसमें लगाएगी? धारा 4 काम है। आज के टाइम पे तो ये जानकारी मिलती है कि जैसे तुम दरोगा बने हो वैसे लोग दौड़ने लगेंगे आपके पास अभी। तो ये धारा 4 क्या कहती है? विज्ञापन पर पाबंदी। किसमें? धारा 4 में। धारा 5 ये कहती है दहेज लेने या देने का करार क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि अगर हमने कोई भी समझौता किया दहेज के संबंध में या कोई भी हमने ऐसे करार किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो दहेज लेने या देने का करार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। धारा 5। धारा 6 क्या कहती है? दहेज की जो राशि होगी यानी दहेज में पैसा मिलेगा उसको पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए उपयोग किया जाएगा। जब जानकारी मिलती है तो क्या है कि दहेज की जो राशि होगी, सपोज करो क्या पत्नी नाबालिग है तो उसके बालिग होने के बाद जो दहेज में पैसा मिला वो पत्नी के नाम हो जाएगा। इसके अलावा मान लो कि उसका कोई बच्चा है तो उसको मिलेगा उसका फायदा, या उसके माता पिता को, पत्नी के माता पिता को दहेज के क्या है? दहेज का जो भी पैसा होगा उसका फायदा किसको मिलेगा? पत्नी या उसके वारिसों को उसका फायदा दिया जाएगा। ये धारा क्या कहती है? 6। धारा 8 ये हमारी कहती है 8 क्या? 8 का ये कहती है कुछ मामलों में सबूत का भार। यानी कि सबूत का भार क्या होगा कि एक जैसे होता है, कुछ मामलों में ऐसा होता है सबूत का भार जिसने मुकदमा दायर किया उसके ऊपर होता है। कि जैसे सपोज करो किसी ने मुकदमा लिखाया हुआ है
तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा क्राइम हुआ था, तो ये सबूत का बार होगा। एक ये होता है जैसे मान लो सपोज करो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जैसे मान लो किसी महिला ने कह दिया या किसी व्यक्ति ने कह दिया उन्होंने साहब से दहेज की मांग की है, तो उसमें क्या है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि साहब मैंने दहेज की मांग नहीं की थी। उसे ये नहीं साबित करना पड़ेगा सामने वाले को कि साहब इन्होंने दहेज की मांग की थी, बल्कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने दहेज की मांग मैंने दहेज की मांग नहीं की थी। यानी कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा, इसमें जो इसमें दोषी मतलब एक प्रकार से बनाया जा रहा है, जो अभियुक्त उसमें बनाया जा रहा है, उसके ऊपर सबूत का भार होगा। यानी कि अगर तुम्हारे खिलाफ दहेज प्रथा का मुकदमा लिख गया है तो तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने दहेज की मांग नहीं की थी। ठीक है, ये लड़की वाले साबित नहीं करेंगे कि इन्होंने दहेज की मांग जो है की थी साहब, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये दहेज की मांग क्या है, हमने नहीं की थी। ये वो क्या हो गया, सबूत का भार हो गया। 8 काम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी दहेज प्रथा पर रोकथाम लगाने के लिए अगर ऐसा कहीं काम हो रहा तो उसकी रोकथाम के लिए क्या होगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करेगी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। तो अभी आज के लिए हमारी दो अधिनियम हो गए, एक हमारा क्या होगा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, एक हो गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इन दोनों अधिनियमों को आप पढ़िए, इसकी पीडीएफ मेरे जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। आज के लिए एक वीडियो रखते हैं, अगले क्लास में इसके आगे के जो और है जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम, एक विशाखा वाला बात आएगा, और जो भी आगे बात आएंगे उसमें भी इसके बारे में आगे बताएंगे डिटेल में। यहाँ पे के लिए आज क्लास खत्म करते हैं।